Hello everyone. So in the last class we were discussing about the spermatogenesis, okay, and we've already discussed about that in detail, and we've also discussed about the structure of the sperm. ठीक है, अब जो चीज़ पेंडिंग रह गई है स्पर्मेटोजेनेसिस में, दैट इज द रेगुलेशन ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस. ओके, इसके बाद वी विल डिस्कस अबाउट द oogenesis. अब कोई तो हॉर्मोन्स हैं, कोई तो चीज़ है जो क्या कर रही है, इस सारे प्रोसेस को रेगुलेट कर रही है, इस सारे प्रोसेस को क्या कर रही है, कंट्रोल करके चला रही है. ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारी प्यूबर्टी आती है, जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस में हमने पढ़ा था कि जो प्यूबर्टी होती है, ओके, puberty पे this process starts. Why puberty and why not any other phase of life? ठीक है, बायोलॉजी में there is always a क्यों. ओके, तो प्यूबर्टी ही क्यों और बाकी कोई फेज क्यों नहीं? क्योंकि जो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन होता है, ठीक है, जो गोनैड्स की इन एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन क्या होता है कि जो प्यूबर्टी होता है उस पे क्या होते हैं, उसके लेवल्स ज़्यादा होते हैं. ठीक है, इसलिए जब गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जब सिक्रीट होता है और वो आगे जाके फर्दर हार्मोन्स को सिक्रीट कराता है, और वो हार्मोन्स क्या करते हैं, जो गोनैड्स होते हैं, जो टेस्टिस या जो भी सेल्स हैं उसके अंदर, उस पे एक्ट करते हैं, और फिर उससे क्या होता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस इनिशिएट होता है. ठीक है, तो वाई स्पर्मेटोजेनेसिस इनिशिएट्स एट द प्यूबर्टी? क्योंकि जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है इन एक्टिविटीज़ के लिए, ठीक है, तो वो क्या होता है, प्यूबर्टी पे उसका लेवल हाई होता है. इस वजह से क्या होता है कि वो जो हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है वो भी क्या होता है, उसी वक्त स्टार्ट होता है. अच्छा, वन मोर थिंग दैट आई फॉरगॉट टू टेल यू इन द लास्ट क्लास, कि जो हमने स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़ा था, ठीक है, पूरा स्ट्रक्चर तो पढ़ लिया था, लेकिन जो स्पर्म्स फॉर्म होते हैं, ओके, वो हमने देखा था कि अराउंड 150 मिलियन तक एक सीमेन में इजैक्यूलेट होते हैं. ठीक है, तो एक और चीज़ थी जो मैं मेंशन करना चाहती थी कि जो भी टोटल नंबर ऑफ स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, उसमें से जो 60% है, ठीक है, मतलब उन स्पर्म्स में से एटलीस्ट 60% स्पर्म्स को क्या होना होता है, मोटाइल होना होता है. ठीक है, मतलब कि जो स्पर्म्स प्रोड्यूस हुए हैं, जो सीमेन में जाएंगे, ठीक है, उसमें से एटलीस्ट जो 60% ऑफ स्पर्म्स है उनको क्या होना चाहिए, प्रॉपरली मोटाइल होना चाहिए, प्रॉपरली मूव करने के वो क्या होने चाहिए, काबिल होने चाहिए, ताकि क्या कर पाए, वो मूव करके ओवम को फर्टिलाइज कर पाए. ठीक है, मतलब स्ट्रक्चरली और फंक्शनली बिल्कुल सही होने चाहिए वो. ठीक है, एटलीस्ट 60% स्पर्म अगर स्ट्रक्चरली और फंक्शनली बिल्कुल सही होंगे, मतलब मोटाइल होंगे और स्ट्रक्चर भी इनका बिल्कुल सही बना है, ठीक है, तो क्या होगा कि फर्टिलिटी के कुछ चांसेस होते हैं या ठीक चांसेस होते हैं. ठीक है, और ये जो 60% है ना, इसमें से भी जो 40% है उनको क्या करनी पड़ता है, विग्रस मोटिलिटी शो करनी पड़ती है. ठीक है, 60% तो जो है वो टोटल नंबर ऑफ स्पर्म्स में से क्या होने चाहिए, बिल्कुल हष्ट पुष्ट या स्वस्थ होने चाहिए, आई कैन से बिल्कुल हेल्दी होने चाहिए. दे शुड बी स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली फिट. ठीक है,
और उन 60% में से वो 60% ऑफ स्पर्म्स जो कि स्ट्रक्चरली और फंक्शनली बिल्कुल फिट है, उसमें से भी 40% को, एटलीस्ट 40% को क्या करनी पड़ती है, विग्रस मोटिलिटी शो करनी पड़ती है, मतलब काफ़ी अच्छा खासा मूवमेंट शो करना पड़ता है इन ऑर्डर टू फर्टिलाइज दी ओवम। ओके, क्योंकि अगर ये नहीं हुआ, ठीक है, अगर ये चीज़ नहीं हुई तो जो फर्टिलिटी के चांसेस हैं वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। जो फर्टिलाइजेशन के चांसेस है वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ठीक है, उन मेल्स में क्या रहेगा, फर्टिलिटी इश्यूज रहने चालू हो जाएंगे। ओके, अब हम इससे क्या आ जाते हैं, वापस आ जाते हैं इस रेगुलेशन ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस पे। ठीक है, हाँ, तो स्पर्मेटोजेनेसिस, अब हम बात कर रहे थे इसके रेगुलेशन की। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि जो प्यूबर्टी होती है उस पे क्या होता है कि उस पे क्या होता है कि GnRH का जो है वो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो होता है उसका लेवल क्या होता है, ज़्यादा होता है। इस वजह से क्या होता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस इनिशिएट्स एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। ठीक है, ये जो GnRH है वो क्या है, यू गाइज ऑलरेडी नो कि ये क्या होता है, एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन होता है। ठीक है, जो हाइपोथैलेमस है वो क्या करता है, इस GnRH को रिलीज करता है। ठीक है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को क्या करता है, रिलीज करता है। ठीक है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ओके, ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो होता है वो क्या होता है, हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होता है। ठीक है, जब ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से सिक्रीट हो गया, ये फर्दर क्या करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है। ठीक है, ये क्या करेगा, फर्दर एंटीरियर पिट्यूटरी पे क्या करता है, एक्ट करता है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड भी आपको पता होगा कि दो तरह के होते हैं, वन इज द एंटीरियर पिट्यूटरी और सेकंड इज द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर वाला तो सारा ऑक्सीटोसिन वेसोप्रेसिन वाला फंक्शन होता है। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो कुछ हार्मोन्स को रिलीज करता है और उनमें से दो हार्मोन्स के नाम हम यहाँ पे लिखेंगे जो GnRH क्या करता है, सिक्रीशन जिसका स्टिमुलेट करता है। ठीक है, यहाँ पे था एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, ये क्या करता है, GnRH जब इस पे एक्ट करता है तो ये दो हार्मोन्स को सिक्रीट करती है। फर्स्ट वन इज द LH, सेकेंड वन इज द FSH। ठीक है, फर्स्ट वन इज द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, second one is the follicle stimulating हार्मोन। जो FSH है, जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। ओके, जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो क्या होता है कि दोनों में, मतलब मेल और फीमेल दोनों में ही इसी नाम से जाना जाता है। ठीक है, फीमेल्स में जो है वो जो बहुत सारे फॉलिकल्स फॉर्म होते हैं ओवरी के अंदर। ठीक है, तो उसमें क्या करता है ये, सिक्रीशन में और उनको एक से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होने में क्या करता है, ये हेल्प करता है। ठीक है, तो इस FSH को दोनों ही मेल्स और फीमेल्स में क्या कहते हैं, FSH ही कहते हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, okay, it is not known as luteinizing hormone, it is not called as luteinizing hormone when it comes to the
मेल, ठीक है। मेल्स की जब बात आती है तो हम इसको इंटरस्टिशियल सेल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन कहते हैं, ठीक है। अगर मेल्स की बात आती है तो हम इसको इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं, ठीक है। क्योंकि ये क्या करता है, ये सब इनके काम के बेसिस पे ही है, ठीक है। जो इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो क्या कर रहा है भाई कि ICSH को इंटरस्टिशियल सेल्स जो होते हैं जो कि लेडिंग सेल्स है, ठीक है। इंटरस्टिशियल स्पेस होती है सर्टोलाई सेल्स के बाहर, उसके अंदर क्या थे हमने देखे थे कि लेडिंग सेल्स होते हैं, ठीक है। क्योंकि ये हार्मोन ये उन लेडिंग सेल्स पे, उस इंटरस्टिशियल सेल्स पे जाके एक्ट कर रहा है, इसलिए इसका नाम भी क्या पड़ गया, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ओके। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या कहते हैं, इसको फीमेल में कहते हैं, ओके। अब ये जो हार्मोन्स हैं, ये मैं इसका नाम वापस से मिटा रही हूँ, ओके। या दूसरे पेज पे लिख लेते हैं। ये जो ICSH है, इंटरस्टिशियल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और FSH, ठीक है। ICSH जो हमने अभी बोल ही दिया था कि भाई ये इंटरस्टिशियल सेल्स के ऊपर एक्ट करता है, दैट इज द लेडिंग सेल्स, ओके। ये क्या होता है, इंटरस्टिशियल सेल्स के अंदर लेडिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या करते हैं कि जब ICSH इन पे एक्ट करता है, ये इन टर्न क्या करते हैं, एंड्रोजन्स को सिक्रीट करते हैं या फॉर्म करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, लेडिंग सेल्स क्या करते हैं, जब ICSH उनके ऊपर एक्ट करता है तो दे स्टार्ट्स टू सिक्रीट या दे स्टार्ट्स टू सिंथेसाइज द एंड्रोजन्स, ठीक है। एंड्रोजन में हमने मेन क्या पढ़ा था, टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है, हाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, इससे सिक्रीट होती है जब ये क्या करता है, इस पे एक्ट करता है। जो FSH है वो क्या करता है, आगे जाके सर्टोलाई सेल्स पे क्या करता है, एक्ट करता है, ठीक है। जो FSH है वो फर्दर जाके क्या करता है, सर्टोलाई सेल्स पे क्या करता है, एक्ट करता है, ठीक है। अब ये सारे जो हॉर्मोन्स होते हैं वो क्या होता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ द स्पर्म्स, ठीक है। एंड्रोजन्स ही फर्दर क्या करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो एंड्रोजन्स के लेवल से क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस जो होता है वो काफ़ी इफेक्ट होता है, ओके। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि सबसे पहले क्या होता है कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है, इट इज़ रेगुलेटेड बाय सम हॉर्मोन्स, ठीक है। अब ये जो रेगुलेशन है वो कैसे होता है कि ये प्यूबर्टी पे चालू होता है, ठीक है। इसका रीज़न क्या होता है प्यूबर्टी पे चालू होने का, कि जो GnRH हार्मोन है, दैट इज़ द गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, वो क्या होता है, उसका लेवल प्यूबर्टी पे ही क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। अब गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या है, एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, ठीक है। तो ये क्या होता है, हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। अब ये हाइपोथैलेमस से रिलीज होने के बाद क्या करता है कि एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है, और इन टर्न एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करता है कि दो हार्मोन्स को क्या करता है, सिक्रीट करता है, ठीक है। दो हार्मोन्स को ये जब सिक्रीट करता है तो वो दो हार्मोन्स कौन से हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH, ठीक है, दैट इज द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। अब
जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है उसको हम मेल्स में क्या बोलते हैं, ICSH बोलते हैं, ठीक है। हम इसको ICSH क्यों बोलते हैं, क्योंकि मेल्स में जो है वो इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, ठीक है। ये क्या करता है, इंटरस्टिशियल सेल्स पे क्या करता है, जाके एक्ट करता है, ओके। अब जो ICSH है वो क्या करता है, लेडिंग सेल्स पे जाके एक्ट करेगा, ठीक है। और लेडिंग सेल्स इन टर्न क्या करते हैं कि एंड्रोजन्स को फॉर्म करते हैं। एंड्रोजन्स में भी किस में क्या करते हैं, ये एंड्रोजन्स में क्या करते हैं, ये टेस्टोस्टेरॉन को सिक्रीट करते हैं, ठीक है। टेस्टोस्टेरॉन क्या करता है इन टर्न, जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है उसको ये क्या करता है, आगे चलाता है या मेंटेन करने में काम आता है, ठीक है। अब जो सर्टोलाई सेल्स है, जो FSH है, जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, वो क्या करता है कि फर्दर इन सर्टोलाई सेल्स पे एक्ट करता है, ठीक है। सर्टोलाई सेल्स पे एक्ट करना इसको क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये जो FSH है वो स्पर्मियोजेनेसिस के प्रोसेस के लिए, स्पर्मिएशन के प्रोसेस के लिए क्या होता है, बहुत ज़रूरी होता है, या कुल मिला के स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस के लिए भी क्या होता है, काफ़ी ज़रूरी होता है, ठीक है। तो सर्टोलाई सेल्स क्या करता है कि जब ज़्यादा FSH बन रहा है, ठीक है, मतलब GnRH रिलीज हुए जा रहा है, ठीक है, और ये हॉर्मोन्स आए जा रहे हैं और इस पे एक्ट किए जा रहे हैं, ठीक है। तो सर्टोलाई सेल्स क्या करता है कि एक हार्मोन को रिलीज करता है जिसका नाम क्या है, इनहिबिन, ठीक है। ये क्या करता है, एक इनहिबिन हार्मोन को सिक्रीट करता है, जो कि क्या करता है, फर्दर जाके, या यहीं पे बना देते हैं, फर्दर जाके एक नेगेटिव फीडबैक भेजता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, ठीक है। इनहिबिन क्या करता है कि एक नेगेटिव फीडबैक भेजता है पिट्यूटरी ग्लैंड को कि भाई अब आप सिक्रीट मत करो, ठीक है, अब आप सिक्रीट क्या करो, मत करो इस हार्मोन को, ठीक है। वेयर एज जो लेडिंग सेल्स होते हैं, ठीक है, ये तो क्या करता है, सर्टोली सेल्स तो क्या करता है कि इनहिबिन हार्मोन को रिलीज कर देता है, ठीक है, और इनहिबिन हार्मोन क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को नेगेटिव फीडबैक भेज देता है जब उसको लगता है कि अब मेरे को हार्मोन नहीं चाहिए, अब काफ़ी हार्मोन आ गया है, ठीक है। तो ये क्या करता है, उसको एक नेगेटिव फीडबैक भेजता है। नेगेटिव फीडबैक जाने से क्या हो जाता है कि ऊपर मैसेज चला जाता है कि अब और हार्मोन की ज़रूरत नहीं है, अब इसको कम कर दो या अब इसको बंद कर दो, ठीक है। वेयर एज जो लेडिंग सेल्स हैं, ठीक है, लेडिंग सेल्स से जब क्या होता है, एंड्रोजन रिलीज होता है, ठीक है, और अपन को नहीं लगता, मतलब लेडिंग सेल्स को जब लगता है कि भाई अब बहुत ज़्यादा हार्मोन हो गया, अब GnRH बहुत ज़्यादा हो गया है और अब मेरे को ये नहीं चाहिए, ठीक है, अब काफ़ी ज़्यादा हार्मोन हो गया है, तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ से भी क्या करेगा, नेगेटिव सिग्नल जाएगा, ठीक है। इनहिबिन तो क्या कर रहा था, सिर्फ पिट्यूटरी को नेगेटिव फीडबैक भेज रहा था कि भाई LH और ये FSH को सिक्रीट मत करो, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी को क्या मैसेज भेज रहा था कि LH FSH को सिक्रीट मत करो, लेकिन जो लेडिंग सेल्स है वो क्या करते हैं, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी दोनों को नेगेटिव फीडबैक भेजते हैं कि भाई हाइपोथैलेमस को कहता है तो GnRH रिलीज मत कर, और पिट्यूटरी को कहता है कि तुम LH रिलीज मत करो, ठीक है। तो ये जो लेडिंग सेल्स से जो नेगेटिव फीडबैक जाता है वो दोनों को जाएगा, एक पिट्यूटरी को भी जाएगा और एक क्या जाएगा, हाइपोथैलेमस को भी जाएगा, ठीक है। तो लेडिंग सेल्स जब यहाँ पे जो फीडबैक मैकेनिज्म होता है तो क्या करेंगे, लेडिंग सेल्स नेगेटिव फीडबैक भेजते हैं हाइपोथैलेमस को और पिट्यूटरी ग्लैंड को, ठीक है। वेयर एज जो कि FSH के सर्टोली सेल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे कि इनको इनहिबिन के थ्रू क्या करेंगे, सिर्फ पिट्यूटरी को क्या करेंगे, नेगेटिव फीडबैक भेजेंगे, ठीक है।
ये तो था हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस का रेगुलेशन, ठीक है। ये सब क्या होता है, आपस में लिंक्ड होता है, ओके। मतलब जो लेडिंग सेल्स है वो क्या करते हैं कि स्पर्म जो सर्टोलाई सेल्स है उनको भी क्या करते हैं, एक पॉजिटिव फीडबैक भेजते हैं, ठीक है, ताकि क्या कर सके कि जो स्पर्म, जैसे जैसे स्पर्म प्रोड्यूस होगा, ठीक है, वैसे वैसे इसको सर्टोलाई सेल्स की भी ज़रूरत पड़ेगी इसके न्यूट्रिशन के लिए, ठीक है। तो लेडिंग सेल्स क्या करते हैं कि जो सर्टोलाई सेल्स है उनको तो ये क्या करते हैं, पॉजिटिव फीडबैक भेजते हैं, ठीक है, कि मतलब और सिक्रीट करते जाओ, ओके। तो ये सब क्या होता है कि आपस में लिंक्ड होता है, ये दोनों मिलके क्या करते हैं, ऊपर नेगेटिव फीडबैक भेजते हैं, और लेडिंग सेल्स क्या करता है, इन टर्न सर्टोलाई सेल्स को क्या करता है, पॉजिटिव फीडबैक भेजता है, ताकि क्या हो कि ये जो स्पर्म्स बन रहे हैं उनके लिए सर्टोलाई सेल्स भी क्या हो, उतने और उसको न्यूट्रिशन दे सके, ठीक है। दिस वॉज बेसिकली ऑल अबाउट द रेगुलेशन ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। सबसे पहले हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से क्या हुआ, जीएनआरएच रिलीज हुआ, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, उसने क्या किया, एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट किया, एंटीरियर पिट्यूटरी में इन टर्न क्या किया कि एलएच को या आईसीएसएच को या एफएसएच को क्या किया, सिक्रीट किया। एफएसएच ने एक्ट किया सर्टोलाई सेल्स पे, सर्टोलाई सेल्स, ठीक है, और जो आईसीएसएच है उन्होंने क्या किया, एक्ट किया लेडिंग सेल्स पे, ठीक है। लेडिंग सेल्स पे जब आईएसएच ने एक्ट किया तो इसने क्या किया, एंड्रोजन को फॉर्म किया, ठीक है। और जो एफएसएच है उसने जब सर्टोलाई सेल्स पे एक्ट किया तो इसने क्या किया, इनहिबिन बनाया, ठीक है। मतलब जब ज़्यादा हार्मोन्स हो गए तो इसने क्या किया, इनहिबिन को बनाया, ठीक है। अब इनहिबिन क्या करते हैं कि जो एक नेगेटिव फीडबैक होता है वो क्या करते हैं, देते हैं पिट्यूटरी को कि अब और नहीं चाहिए हार्मोन, ठीक है। और जो लेडिंग सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, नेगेटिव फीडबैक देते हैं पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस दोनों को कि हमको अब हार्मोन और नहीं चाहिए, नीचे काफ़ी है, ठीक है। और लेडिंग सेल्स क्या करते हैं कि पॉजिटिव फीडबैक देते हैं सर्टोलाई सेल्स को भी, ताकि क्या कर सके कि जो स्पर्म है उनके जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो क्या हो सके, अच्छी तरह से रेगुलेट हो सके। अगर लेडिंग सेल्स ज़्यादा एंड्रोजन्स बनाएंगे, ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस भी तो ज़्यादा होगा, और जेनेसिस ज़्यादा होगा तो अपन को सर्टोलाई सेल्स का भी उतना ही हेल्प चाहिएगा उसके रिलीज के लिए। तो इसलिए क्या करता है, लेडिंग सेल्स जब ज़्यादा होते हैं तो वो क्या करता है, सर्टोलाई सेल्स को भी पॉजिटिव फीडबैक देते हैं, लेकिन बाकी हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी को क्या करते हैं, ये नेगेटिव फीडबैक देते हैं, ठीक है। ये था ऑल अबाउट द रेगुलेशन ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस। देयर इज वन प्रोटीन ऑल्सो प्रेजेंट, दैट इज द एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। ये भी क्या करता है कि जो दिस एंड्रोजन्स हैं, ठीक है, इनको क्या करता है कि हेल्प करता है बाइंड करने में। मतलब जो लेडिंग सेल्स है ना वो क्या करता है, इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट में प्रेजेंट होते हैं, मतलब जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर है, ठीक है। तो एंड्रोजन्स तो इंटरस्टिशियल सेल्स में, इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट में रिलीज हुआ, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जाते कैसे हैं, उस एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन की हेल्प से, ठीक है, एबीपी भी बोलते हैं उसको। तो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन क्या करता है, अपने ऊपर इन एंड्रोजन को क्या कर देता है, चिपका लेता है, अटैच कर लेता है, और फिर ये क्या करते हैं, उसको सर्टोलाई सेल्स के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। सो नाउ इट्स फाइनली ओवर ऑफ द रेगुलेशन ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस। ये तो प्रोसेस हुआ हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस का, ठीक है। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द oogenesis। ठीक है, जो दूसरा प्रोसेस है हमारा वो क्या है, oogenesis, ठीक है। oogenesis क्या है कि इट इज द फॉर्मेशन ऑफ द मैच्योर फीमेल गेमेट। oogenesis is the process of formation of mature female gametes, ठीक है।
Spermatogenesis was production of the sperms and the oogenesis is the production या formation of the mature female gametes. ठीक है. अब इसमें एक और चीज़ देखने की है कि जो spermatogenesis है, ठीक है, it starts at the puberty. The spermatogenesis starts at the puberty. Why? Because of the hormonal regulation. ठीक है. लेकिन जो oogenesis है it starts way before the puberty. ठीक है. मतलब oogonia जो है, जो this gamete mother cell है, यहाँ पे अपन कह सकते हैं, ठीक है, वो जो ओगोनियास जो होती है वो जो जर्म सेल्स हैं उससे डिवाइड होके बर्थ तक की फॉर्म हो जाती है. ठीक है. बर्थ से पहले ही इनफैक्ट. ओके. जो oogoनियाज है वो कौन सी है? हमारी मदर सेल्स है, मतलब दिस गेमीट मदर सेल्स है. ओके. जैसे उसमें स्पर्मेटोगोनियम था या स्पर्मेटोगोनिया था, वैसे इसमें जो जर्म सेल से डिवाइड होके जो सेल्स बन रही हैं उसको हम क्या कहते हैं? oogonia कहते हैं. ठीक है. ये जो oogoनियाज हैं वो क्या करती है? बर्थ से पहले ही डिवाइड हो जाती है, बर्थ से पहले ही बन जाती है. ठीक है. ये जो oogenesis का प्रोसेस है ये क्या होता है? बर्थ से पहले ही इनिशिएट हो जाता है. ठीक है. और बर्थ के बाद एक भी नया oogonia नहीं बनता. ठीक है. नो oogoनियाज आर फॉर्म्ड आफ्टर दी बर्थ. ओके. जो सारे oogoनियाज हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? बर्थ से पहले ही फॉर्म हो जाते हैं. ठीक है. तो oogenesis is started या oogenesis starts before the birth of the baby. ठीक है. oogenesis जो है वो क्या होता है? बर्थ से पहले ही क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है. ठीक है. अब कितना पहले? ठीक. जो oogoनियाज है, जो हमारी ओवरी है, ठीक है, उसमें हमने देखा था कि दो एरियाज होते हैं. सबसे पहला जो आउटर कॉर्टेक्स है, ठीक है, ये हमारी आउटर कॉर्टेक्स है सपोज, और ये इनर क्या है? ब्लड वेसल वाला मेड्यूला, और आउटर ये क्या है? कॉर्टेक्स है. ठीक है. इसमें क्या होता है? जर्म सेल्स होते हैं. ठीक है. यही जर्म सेल्स क्या होती हैं? जो डिवाइड होती रहती है, और हम अब इनको क्या कहते हैं? oogonia कहते हैं. ठीक है. oogonia या सिंगुलर में हम क्या कह देंगे? oogonium कह देंगे. ठीक है. तो ये क्या करती है? डिवाइड करके oogonias बनाती है. तो जो बेबी होता है, जो फीटस होता है गेस्टेशन पीरियड में, वो जब अराउंड 5 to 6 वीक का होता है. ठीक है. 5 to 6 वीक का जब होता है बेबी, तो उसमें क्या हो जाता है कि ये oogenesis का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है. ठीक है. जब बेबी 5 to 6 वीक का होता है तभी क्या हो जाता है? उसके अंदर oogenesis का प्रोसेस क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है. ठीक है. 6 वीक्स मान लो आप, 5 to 6 वीक्स का जब होता है उसमें क्या हो जाता है? ये oogenesis का प्रोसेस क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है. ठीक है. oogoनियाज डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है. जब वो अराउंड 20 वीक्स का हो जाता है, जब वो अराउंड 20 वीक्स का हो जाता है, मतलब अराउंड 5 महीने का या 4.5-5 महीने का जब हो जाता है, ठीक है, 5 महीना मान लो आप, जब फीटस 5 मंथ्स का होता है, तो उस वक्त उसकी एक ओवरी में अराउंड 6 to 7 मिलियन oogoनियाज होते हैं. ठीक है. उस टाइम उसकी ओवरी में क्या होते हैं? 6 to 7 मिलियंस ऑफ oogoनियाज. ओके. 6 वीक पे क्या होता है? ये स्टार्ट होता है, और जब तक 20 वीक्स का हो जाता है तब तक क्या हो जाता है? उसकी ओवरी में 6 to 7 मिलियन क्या हो जाते हैं? oogoनियाज प्रेजेंट होते हैं. ठीक है.
वापस से आई विल रिपीट कि जो भी oogonia है उनमें से एक भी जो है वो बर्थ के बाद नहीं बनता, सारे के सारे oogonia क्या कर लेते हैं, पहले ही बन जाते हैं, ठीक है। इनफैक्ट इस स्टेज पे भी जाके क्या है, जो 6 to 7 मिलियन oogonia है वो क्या करते हैं, डीजनरेट होना चालू हो जाते हैं। ये जो oogonia इतने सारे जो बने हैं, दे स्टार्ट्स टू डीजनरेट, ओके। तो ये डीजनरेट होके बर्थ तक, जो बेबी का जब बर्थ होता है, बर्थ तक क्या होता है कि एक ओवरी में सिर्फ 2 मिलियन oogonia प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ईच ओवरी कंटेन्स अराउंड कपल ऑफ मिलियंस ऑफ oogonia, जो कि हमारी NCERT में लिखा है, एंड बाय कपल ऑफ मिलियंस इट मीन्स 2 मिलियंस, ठीक है। तो इट कंसिस्ट या ईच फीटल ओवरी कंसिस्ट ऑफ अराउंड 2 मिलियन ऑफ oogonia एट दी बर्थ, ठीक है। जो इतने सारे oogonia थे वो क्या हो जाते हैं, डीजनरेट होना चालू हो जाते हैं, और बर्थ तक जो है वो सिर्फ और सिर्फ कितने, 2 मिलियन oogonia प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब बर्थ के बाद जो है, बर्थ के बाद ये क्या होता है कि ये जो oogonia है अपने अंदर कुछ चेंजेस लाना चालू होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं कि मियोसिस करना चालू करते हैं, ठीक है। द oogonia स्टार्ट टू डिवाइड बाय द मियोसिस डिविजन, ओके। तो जो प्यूबर्टी आती है, ठीक है, जब प्यूबर्टी आती है फीमेल्स में, जो प्यूबर्टी आती है फीमेल्स में, तब तक तो पहली बात क्या हो जाता है कि ये 2 मिलियन के भी 60 से 70 हज़ार oogonia रह जाते हैं, ठीक है। 60 to 70,000 क्या रह जाते हैं, oogonia रह जाते हैं अंदर। 2 मिलियन से भी क्या होता है, प्यूबर्टी आते आते क्या हो जाता है, 60 to 70 मिलियन oogonia क्या हो जाते हैं, उसमें रह जाते हैं, ठीक है। बाकी सब इसमें से भी क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं, ओके। अब जो बर्थ के बाद है, ठीक है, जो बर्थ के बाद है वो जो oogonia है अपने अंदर क्या करता है, मियोटिक डिवीजन करने लगता है, ठीक है। यहाँ पे अपना क्या है, oogonia है, बर्थ तक तो अपने oogonia ही है। अब फर्दर और कोई अब कोई जर्म सेल्स फर्दर क्या होगा, डिवाइड करके फॉर्म नहीं करेंगे, ठीक है, जितने बने उतने बने। अब oogonia क्या कर रहे हैं कि एक तो ये डीजनरेट हो गए, प्यूबर्टी तक आते आते कितने रह गए, 60 to 70,000 रह गए, ठीक है। प्लस एक और चीज इन्होंने क्या करी कि oogonia क्या करने लग गए, मियोसिस करने लग गए, ठीक है। ये क्या करने लग जाता है, मियोसिस करने लग जाते हैं, और जो प्यूबर्टी है, प्यूबर्टी पे आते आते इन oogonia को हम क्या रेफर करने लग जाते हैं, एज प्राइमरी oocyte, ठीक है। इन oogonia को अपन क्या करने लगते हैं, रिफर करने लगते हैं एज प्राइमरी oocyte। अब इसको प्राइमरी oocyte अपन क्यों बोल रहे हैं, मियोसिस इसके बाद स्टार्ट होता है ना, प्राइमरी oocyte बनने के बाद। जो प्राइमरी oocyte है वो oogonia से कैसे डिफरेंट है, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंट है कि जब oogonia फर्दर मैच्योर हो रहा है, ठीक है, अपनी सेल की ग्रोथ कर रहा है, अपने डीएनए को अपना जो क्रोमोसोमल मटेरियल है उसको अरेंज कर रहा है प्रॉपरली, ठीक है। तो कुल मिला के जब oogonia थोड़ा डिफरेंशिएट हो रहे हैं, थोड़ा मैच्योर होते हैं, ठीक है, फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी, तो उसके बाद क्या होता है, अपन oogonia को प्राइमरी oocyte कहने लगते हैं फर्दर मैच्योरेशन के बाद, ठीक है। ये जो प्राइमरी oocyte है वो क्या करती है, मियोसिस डिवीजन स्टार्ट करती है, ठीक है। ये जो प्राइमरी oocyte है वो क्या करती है, मियोसिस डिवीजन को स्टार्ट करती है, मियोसिस फर्स्ट में एंटर करती है, ठीक है। एज यू गाइज ऑलरेडी नो, मियोसिस के भी क्या होते हैं, 2 फेज होते हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2, ठीक है। तो मियोसिस फेज में ये क्या करती है, प्राइमरी oocyte आगे जाके एंटर करती है, ठीक है। दिस प्राइमरी oocyte enters into the meiosis 1, ठीक है।
लेकिन ये जो प्राइमरी oocyte है, ये पहली बात तो ये प्यूबर्टी पे प्राइमरी oocyte क्या करेगी, मियोसिस फर्स्ट में एंटर करेगी, ठीक है। ये प्राइमरी oocyte जो है वो मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट नहीं कर पाती, मतलब हाथों हाथ नहीं कर पाती, इट कंप्लीट्स इट्स फर्स्ट मियोटिक डिवीजन बट काफी बाद में, ठीक है। अभी ये क्या करती है कि जो प्राइमरी oocyte है वो मियोसिस फर्स्ट के भी क्या है, प्रोफेज 1 में क्या करती है, अटक जाती है, ये फर्दर इससे डिवाइड नहीं कर पाती, इट गेट्स अरेस्टेड इन द प्रोफेज फर्स्ट फेज ऑफ द मियोसिस डिवीजन, ठीक है। फिर क्या होता है कि ये जो प्राइमरी oocyte है, ठीक है, ये जो प्राइमरी oocyte है ये क्या करती है कि जब ओव्यूलेशन होने वाला होता है इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल और जनरली उस टाइम में क्या करती है, ये प्राइमरी oocyte ऑलमोस्ट 36 to 48 आवर्स पहले क्या करती है, बिफोर द ओव्यूलेशन इट कंप्लीट्स इज फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, ठीक है। द प्राइमरी oocyte गेट्स अरेस्टेड इन द मियोसिस फर्स्ट एंड इन दैट ऑल्सो द प्रोफेज फर्स्ट, एंड इसका जो मियोटिक डिवीजन है इट कंप्लीट्स इट्स मियोटिक डिवीजन 36 to 48 आवर्स बिफोर द ovulation, okay. The rest of the thing and the rest of the process will study in the next class, okay. The oogenesis will discuss in the next class.